नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा। राठौड़ वंश पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राठौड़ वंश राजस्थान में 3 जगह, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। भाई जोधपुर में ये राठौड़ वंश की उत्पत्ति, राठौड़ आए कहाँ से, अलग अलग साहित्यकार अपने अलग अलग मत देते हैं। जैसे कि एक साहित्यकार है जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। ये गोपीनाथ शर्मा जो थे, ये गोपीनाथ शर्मा कहता है कि ये राठौड़ जो है ना, ये राठौड़ दक्षिणी भारत की एक जाति है। दक्षिण भारत की तरफ जाए तो दक्षिण भारत में इस दक्षिणी भारत में एक जाति रहती थी, उस जाति का नाम था राष्ट्रकूट। ये क्षेत्र का नाम भी है राष्ट्रकूट। कि ये राष्ट्रकूट जो जाति थी वो धीरे धीरे चलकर अपने इस क्षेत्र में आ गई, राजस्थान के मतलब उत्तरी भारत में। यहाँ मारवाड़ की स्थिति आती है। ये राष्ट्रकूट जाति मारवाड़ क्षेत्र में आई और यहाँ राष्ट्रकूट को अगर संधि विच्छेद करें तो रट प्लस उड, इस रट प्लस उड के नाम से इस राष्ट्रकूट को जाना जाता है। रट प्लस उड मतलब इससे ये राष्ट्रकूट जाति को ही अपभ्रंशित भाषा में बोलते बोलते राठौड़ नाम कर दिया। रट प्लस उड राठौड़, ऐसे नाम इसका संबोधित किया। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि राष्ट्रकूट जो जाति थी उसी को अपभ्रंशित भाषा में बोलते बोलते राठौड़ों का नाम दे दिया। ये तो सिर्फ किसका मत है? गोपीनाथ शर्मा। पर इस मारवाड़ में एक साहित्यकार हुए जिनका नाम था मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी की अगर बात करें तो मुनोत नैन्सी, अगर मुनोत नैन्सी के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो मुनोत नैन्सी था, ये मुनोत नैन्सी बताता है, ये मुनोत नैन्सी मारवाड़ में जसवंत सिंह एक राजा हुए थे। जसवंत सिंह के दरबार में रहता था ये मुनोत नैन्सी। बताते हैं कि मुनोत नैन्सी के पास राजकोष का भार था। मतलब इस मारवाड़ में जितना भी लेन देन का हिसाब किताब था वो किसके पास रहता था? नैन्सी के पास। और नैन्सी किस राजा के दरबार में रहता था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह इस मुनोत नैन्सी को बहुत महत्व देता था। इसलिए और भी जो दरबारी कवि थे, जितने भी दरबार में रहते थे साहित्यकार, वो इस बात की जेलसी रखते थे, जलन रखते थे कि जसवंत सिंह नैन्सी को क्यों इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि कुछ अन्य दरबारियों ने प्लानिंग करके इस नैन्सी के राजकोष से कुछ धनराशि गायब करा दी। अब धनराशि गायब हुई तो उसका विलेम किस पर लगा? नैन्सी पर। नैन्सी ने लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपने को बेकसूर साबित नहीं कर पाया। जसवंत सिंह इस बात को जानते थे कि नैन्सी ऐसा नहीं कर सकता। इस नैन्सी ने अपना पूरा जीवन मारवाड़ के लिए समर्पित कर दिया, फिर भी उस नैन्सी पर यह विलेम लांछन लगा दिया और उसको ये साबित नहीं कर पाया। तो नैन्सी इतना आत्मीय रूप से दुखी हो गया कि बताते हैं कि इतिहास में इस नैन्सी ने आत्महत्या की थी। बिल्कुल, इसको कारावास में जब डाल दिया गया तो इसने कारावास में उस लांछन को, उस अपमान को ये सहन नहीं कर पाया और नैन्सी ने क्या कर ली? आत्महत्या। ये नैन्सी जब अपने दरबार में, जसवंत सिंह के दरबार में रहता था, तो नैन्सी ने मारवाड़ के इतिहास के लिए इस मुनोत नैन्सी, जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं? गजेटियर। नैन्सी ने अपनी 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत, एक तो ये पुस्तक थी और दूसरी जो पुस्तक थी उसका नाम था नैन्सी री ख्यात। ये नैन्सी री ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये 2 साहित्यिक ऐसी रचनाएं जिनके माध्यम से पूरे मारवाड़ जोधपुर का इतिहास सामने आता है। आज पूरे मारवाड़ जोधपुर का इतिहास इन 2 पुस्तकों में उल्लेखित है और दोनों पुस्तक किसने लिखी है? मुनोत नैन्सी। एक और बात, इन दोनों पुस्तकों में कहीं भी है शब्द का उच्चारण नहीं है।
ध्यान रखना, ये मारवाड़ का जो पूरा इतिहास लिखा है, अपन एक लाइन लिखे उसमें है बगैर लाइन पूरी नहीं होती, पर ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जो जिसमें मारवाड़ का पूरा संपूर्ण इतिहास लिखा गया है। इस मारवाड़ के इतिहास लिखे गए इस संपूर्ण ग्रंथों में कहीं भी है शब्द का उच्चारण नहीं है। भाई इन पुस्तकों के माध्यम से ये नैन्सी कहता है कि ये राठौड़, एक तो गोपीनाथ शर्मा का मत देखा कि राष्ट्रकूट जाति जो थी उसी को भविष्य में कालांतर में राठौड़ के नाम से जाना गया। ये नैन्सी महोदय जो थे, ये नैन्सी बताते हैं कि मारवाड़ में ये दोनों पुस्तकों के माध्यम से नैन्सी ये बात उल्लेखित कर गए थे कि ये जो राजस्थान था, इस राजस्थान में ये राठौड़ वंश कैसे स्थापित हुआ, राजस्थान में राठौड़ वंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो राठौड़ वंश के लिए ये कहता है कि इस राठौड़ वंश का संस्थापक नैन्सी महोदय कहते हैं कि राठौड़ वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, रावसिया। रावसिया को राठौड़ वंश का संस्थापक बताते हैं। राठौड़ वंश का संस्थापक रावसिया, जिसने लगभग 1240 ईस्वी में इस राठौड़ वंश की क्या की थी, स्थापना। राठौड़ वंश की स्थापना कर दी रावसिया ने। तो ये रावसिया था कौन, कहां से आया, इस रावसिया संस्थापक कैसे बना और किस तरीके से इसने राठौड़ वंश की स्थापना की। आप बता सकता है कोई भी कि रावसिया था कौन। इतना तो सब रट लेते हैं कि संस्थापक रावसिया जी। ये मतलब क्या है सर, एक राजा का पुत्र था लेकिन इसको ना मतलब शेर की गुफा में छोड़ दिया। एक नई कहानी बना के लाए आज। चलो, ये कहानी इसके साथ जुड़ी नहीं है, शेर की गुफा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट को आप में से कोई है भाई, इतने समय तक आपने राठौड़ वंश, ऐसा आप कोई भी नहीं कह सकता कि हमने कभी पढ़ा नहीं। मैं आपसे कहूं कि आपने 6th 7th 8th क्लास नहीं पढ़ी, पढ़ी है ना। आपको ऐसा तो ही नहीं है कि 5th से सीधा 9th में जंप मार के आया हो, नहीं, क्योंकि यहाँ 6, 7, 8 से ये इतिहास स्टार्ट हो जाता है सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों में। राठौड़ वंश वहाँ भी है और 9th 10th में तो अब वर्तमान इतना विस्तृत अध्ययन है इनका कि 9th 10th की पुस्तक में पूरा इतिहास लिखा हुआ है भाई। धन्यवाद। ये है आंसर। ये कन्नौज के राजा थे, यहाँ कन्नौज का राजा। यहाँ कन्नौज एक रियासत है, बड़ी शक्तिशाली रियासत थी कन्नौज, और कन्नौज के राजा थे जयचंद गढ़वाल। ये जयचंद गढ़वाल जो था, ये जयचंद गढ़वाल कन्नौज का राजा था भाई। इस कन्नौज के राजा जो जयचंद गढ़वाल थे, इसका पड़ पोता लगता है कौन, रावसिया। अब इसको क्या मति खराब हुई जो राठौड़ वंश की स्थापना की, उसके लिए हम अगर बात करें तो ये जयचंद गढ़वाल, आप थोड़ी देर आप चौहान वंश में चलें कि पृथ्वीराज चौहान पर गजनी साम्राज्य से गौरी आया था, मोहम्मद गौरी। 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ये गजनी साम्राज्य ले जाता है गौरी, और उसके बाद की जल्लन द्वारा लिखी हुई पुस्तक की सारी घटनाएं मैं आपको चौहान वंश में सुना चुका हूं भाई। जब ये द्वितीय युद्ध जीत गया, उसके बाद ये मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, और 1194 में जो युद्ध हुआ उसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य हुआ था। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल हार जाता है, इसका पड़ पोता था रावसिया। ये भी इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल की तरफ से लड़ा था, और इस युद्ध में पूरी कन्नौज रियासत जो एक शक्तिशाली रियासत थी, वो पूरी शक्तिशाली रियासत इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथों चली जाती है। इनके पास कुछ नहीं बचा, जयचंद गढ़वाल मारा गया और ये बच गया रावसिया। रावसिया के पास लगभग 80-100 सैनिक थे मात्र, और 80-100 सैनिकों को लेकर जब रावसिया के पास कन्नौज में कुछ नहीं बचा, तो इसने सोचा कि ऐसा करते हैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए चलें। द्वारकाधीश की यात्रा के लिए उन सैनिकों को लेकर ये कन्नौज छोड़ देता है।
जब राव सिया कन्नौज से निकल जाता है और निकलकर इस राजस्थान के परिसीमन क्षेत्र से होकर निकलता है, तो राजस्थान के मध्य में यहाँ एक स्थान आता है जिसको आज वर्तमान एक जिला मध्यवर्ती, कौन सा, अजमेर। आज राजस्थान में बिल्कुल मध्यवर्ती जिला तो नागौर है, पर मध्यवर्ती संभाग की संज्ञा ले तो कौन सा है, अजमेर। इस अजमेर में एक झील है, उस झील का नाम है पुष्कर झील। आज पुष्कर भारत में के अंदर सबसे पवित्र झील की संज्ञा में मानी जाती है। राजस्थान में तो पवित्र है ही, भारत में भी एक पवित्र झील की संज्ञा देते हैं पुष्कर। अर्धचंद्राकार झील है। इस अर्धचंद्राकार झील के निकट आनाजी ने अपने पिता अजयराज चौहान के लिए ब्रह्मा जी के बराहे क्या बनवाए थे, मंदिर। आज ब्रह्मा जी के 12 मंदिर बने हुए इस पुष्कर झील के आसपास, जिसमें पवित्र स्थान पुष्कर में स्नान करते और ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। ये राव सिया भी अपना कन्नौज क्षेत्र छोड़ने के बाद अजमेर के क्षेत्र में इस पुष्कर झील के आसपास आ जाता है। इसके पास जितने सैनिक थे उनको लेकर, पर ये एक राजकुमार था कन्नौज का, और कन्नौज एक शक्तिशाली रियासत थी। जब कन्नौज से ये पुष्कर के आसपास आता है तो पुष्कर के आसपास, इस अजमेर के आसपास, इधर क्षेत्र पड़ता है पाली का और इधर क्षेत्र पड़ता है जालोर का, इधर पड़ता है बाड़मेर, यहां पड़ता है जैसलमेर और यहां पड़ता है कौन सा, बीकानेर, और बीच में यहां पड़ता है आज वर्तमान क्या, जोधपुर। आज यही क्षेत्र जो मारवाड़ कहलाता है पूरा, आज वर्तमान यही जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इस जोधपुर संभाग में जो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, इस अजमेर के पुष्कर में आया तो यहाँ पाली और जालोर में कुछ ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। वो ब्राह्मण परिवार भी इस पुष्कर झील के आसपास आते थे और पुष्कर झील में स्नान करते और ब्रह्मा जी के दर्शन करते थे। ये जब इस ब्राह्मण परिवार थे, ये पुष्कर झील पर आए तो पुष्कर झील के निकट इनकी मुलाकात किसके साथ होती है, राव सिया के। जब राव सिया के साथ इन ब्राह्मण परिवारों की मुलाकात हुई तो ब्राह्मण परिवारों ने पूछा कि राजकुमार आप किस सल्तनत से हो। तब इसने अपनी सल्तनत का नाम बताया राव सिया ने कि मैं कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का पड़पोता हूं, मतलब कन्नौज का राजकुमार हूं। कन्नौज एक शक्तिशाली रियासत थी जिसकी चर्चाएं पूरे भारत में हुआ करती थी जयचंद गढ़वाल के समय। तो इस कन्नौज की जब बात की तो सब ब्राह्मण परिवार इस राजकुमार की सेवा वाम में लगे कि आप तो कन्नौज के राजकुमार हो। इसके पास कुछ नहीं था, कन्नौज हार के आया हुआ था। तो इसने क्या किया कि कन्नौज के इस राजकुमार राव सिया ने पुष्कर झील पे ही रुक गया कुछ समय के लिए। ब्राह्मण परिवारों ने सुबह शाम इनके भोजन की व्यवस्था करना स्टार्ट कर दिया। इसने सोचा यहाँ से बढ़िया नहीं है, 2-5 दिन यहाँ निकाल लेते। यहाँ भोजन की व्यवस्था इन ब्राह्मण परिवारों ने करी थी। पुष्कर झील में स्नान करेंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, कुछ समय यहीं व्यतीत कर लेते। ब्राह्मण परिवार रोज सुबह शाम भोजन लेके आते, राव सिया से चर्चाएं करते थे कि आपने पहले तराइन के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी का साथ दिया। तो ये बढ़ चढ़ के अपनी वाई लूट रहा था राव सिया कि हाँ मैं भी था उस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में भी मैं मोहम्मद गौरी की तरफ से सहायता के लिए गया था और चंदावर के युद्ध में भी लड़ा। आसपास के जितने भी युद्ध हैं उनकी गाथाएं बढ़ चढ़ कर सुनाने लगा राव सिया। सारे ब्राह्मण परिवार इससे बड़े कि यार बड़ा राजकुमार हमारे क्षेत्र में आ गया। ये लंबी लंबी डींग आंक रहा था। ये ब्राह्मण परिवार एक दिन सब प्लानिंग करके आए और प्लानिंग करके क्या है कि यहाँ जो जैसलमेर पड़ता है, इस जैसलमेर में कुछ मुसलमान परिवार रहते थे। ये मुसलमान इतना आतंक करते थे कि इन ब्राह्मण परिवारों के यहाँ लूटपाट कर देते थे, इनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर देते थे। तो ये ब्राह्मण इन मुसलमानों से बहुत परेशान थे। एक दिन सब हाथ जोड़कर बिन्नत करते हुए इस राव सिया से इन्होंने कह दिया कि महाराज हमारी एक समस्या है, आपने तो बहुत सारे युद्धों को अंजाम दिया है और इतनी सारी गाथाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे हमारी एक अरदास है कि हमें इन मुसलमानों से मुक्त करा दो। अब राव सिया फंस गया कि यार कुछ तो सैनिक साथ में और बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंकड़ा था जब से, तो अब मना भी कैसे करे। उसने सोचा कि यार मना कर नहीं सकता, तो उसने कहा ठीक है मैं मुसलमानों से युद्ध लड़ लूँगा।
पर मेरी एक शर्त है। यो बताओ शर्त क्या है? कि शर्त यह है कि मेरे साथ इतनी सेना बल नहीं है कि मैं मुसलमानों से पूर्णतः जीत ले लूं। इसलिए मेरी ये आपसे शर्त ये रहेगी कि आप ब्राह्मण परिवारों को भी मेरे साथ युद्ध में लड़ना पड़ेगा। राव सिया भी समझ रहे अगर मैं मरूंगा तो लेके मरूंगा इन्हें भी, ऐसे थोड़ी है मैं ही मर जाऊं इनके चक्कर में। अब ब्राह्मण परिवारों के पास कहाँ है अस्त्र शस्त्र बेचारे, कि रसोई में कोई चिमटा फूकनी भगोनी कुछ थी जो सब ले आए वो, तो साथ साथ में वही कोई डंडा कोई तलवार तो थी नहीं इनके पास, कोई जैसे भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब इकट्ठा किए इन्होंने और मुसलमानों से युद्ध के लिए और नेतृत्व कर रहा है राव सिया। किस्मत इतनी अच्छी थी कि राव सिया ने मुसलमानों से युद्ध जीत लिया। अब तो लॉटरी लगनी थी। जब मुसलमानों से युद्ध जीत लिया और मुस्लिमों से जब युद्ध जीता, मुसलमानों को हरा दिया, तो राव सिया को ब्राह्मण ये पाली के और जालोर के आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग थे ये इसको राजा मानने लग गए अपना। इसको और क्या चाहिए था, कुछ था तो थे ही नहीं। इसको समझा कि यार इससे बढ़िया जगह नहीं है, अब तो वर्चस्व भी बन गया। तो इसने सबसे पहले अपना एक केंद्र बनाया, कौन सा? पाली। और पाली को केंद्र बनाते हुए यहां अजमेर के पास इस पाली में इस राठौड़ वंश की क्या कर दी? स्थापना। ऐसे इसने राठौड़ वंश, मारवाड़ पाली में पड़ता है, पाली मारवाड़ में पड़ता है, और राठौड़ वंश सबसे पहले इस पाली को केंद्र बनाकर यहां पाली क्षेत्र विशेष में इसने राठौड़ वंश की क्या रख दी? नींव। जब सारी तरफ चारों आसपास के क्षेत्र में इसकी चर्चा होने लग गई कि कोई राव सिया है जिसने मुसलमानों का खात्मा कर दिया और ब्राह्मण परिवारों की सहायता के लिए मसीहा बन रहा है, तब यहां एक राजकुमारी थी पाली क्षेत्र विशेष की, उसका नाम था पार्वती। ये पार्वती पूर्णतः फ्लैट हो जाती है किस पर? राव सिया। और विवाह का प्रस्ताव भेज देती है। राव सिया के लिए विवाह का प्रस्ताव आता है पार्वती को। राव सिया को क्या चाहिए था? कुछ नहीं था, जिसको एक सल्तनत मिल गई, एक गद्दी मिल गई, राठौड़ वंश मिल गया। अब राठौड़ वंश मिल गया और शादी का विवाह का प्रस्ताव आया, इसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, इसकी गृहस्थी भी जम गई। पार्वती के साथ इसका क्या हुआ था? विवाह। जब राव सिया मरा ना, गाय की रक्षा कर रहा था इस समय ये आसपास के क्षेत्र में कोई भी समस्या होती उसके निदान के लिए सब लोग किसके पास आने लग गए थे? राव सिया के। गो रक्षार्थ करते समय इस राव सिया की मृत्यु हो जाती है और राव सिया की चिता में पहली बार मारवाड़ से सती हुई थी। वो सती होने वाली कौन थी? ऐसे राव सिया ने इस राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। मारवाड़ मतलब पाली को केंद्र बनाया था। सबसे पहले केंद्र किसको बनाया था? पाली को। इसके बाद इस राव सिया के बाद जो राजा बना इस मारवाड़ में, उसका नाम था आशनाथ। आशनाथ, आस्करन भी बोलते हैं इसको। आसनाथ राजा बना। अब जब मारवाड़ में इस क्षेत्र विशेष में आसनाथ राजा बना तो यहां दिल्ली पड़ती है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का ससुर कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जेके जलालुद्दीन खिलजी। आसनाथ जब राठौड़ वंश का राजा था उस समय दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी था। अब जलालुद्दीन खिलजी से जा बिड़ा बेमतलब कौन? आसनाथ। क्या मती खराब हुई इसकी, क्या पड़ी थी कि बेमतलब किससे बढ़ेगा? दिल्ली के। जलालुद्दीन खिलजी से जब आसनाथ बिड़ा तो बस इसकी यही ध्यान रखना कि जालोर में ये राठौड़ वंश के अंदर सबसे पहला राजा तो है राव सिया जो संस्थापक है। संस्थापक के बाद राजा कौन बना और किसके हाथों मारा गया? समझ गए? बस यहीं दी एंड हो गया इसका। तो कहानी स्टार्ट होती पिक्चर, उससे पहले इंटरवेल ना हुआ और सीधा सीधा एंड हो गया इसका। तो अब आसनाथ के बाद जो राजा आएगा उसका नाम था राव दुहड़। राव सिया, राव आसनाथ, फिर राजा बना राव दुहड़। ये राव दुहड़ राजा बना जब राठौड़ वंश में। तो राव दुहा ने क्या किया? ये राव दुहड़ जो था ये मारवाड़ क्षेत्र है और ये दक्षिण की तरफ यहां एक
स्थान है कर्नाटक। आज वर्तमान में राज्य कौन सा? कर्नाटक। ये राव दुहड़ जो था, इस राव दुहड़ ने क्या किया कि ये दक्षिणी भारत की यात्रा पे गया। यहां मारवाड़ पड़ता है, इस मारवाड़ क्षेत्र से चला और दक्षिणी भारत में ये कहां चला गया? कर्नाटक। जब ये राव दुहड़ कर्नाटक के क्षेत्र दक्षिणी भारत के अभियान पर गया तो इसने देखा कि दक्षिणी भारत में हर परिवार संपन्न था, हर परिवार धन धान्य से संपन्न था, पूरी तरीके से कोई दुखी नहीं था, हर घर में खुशहाली थी। इसने सोचा कि यार ऐसा कैसे संभव है कि हर आदमी संपन्न है, या हर आदमी के घर में धनदान से परिपूर्ण है, हर आदमी खुशहाली का जीवन जी रहा है, इसका कोई तो रीजन होगा। अब ये धीरे धीरे वहां के बड़े बुजुर्ग, वहां के पूर्वजों के पास बैठने लग गया। राव दुहड़ ने जानकारी ली कि यहाँ इतनी खुशहाली क्यों है इस कर्नाटक के क्षेत्र में। तब यहाँ पर कर्नाटक के लोगों ने बताया कि यहाँ एक माता का आशीर्वाद है, वो माता है चक्रेश्वरी। चक्रेश्वरी एक माता है, इस चक्रेश्वरी माता के आशीर्वाद से यहाँ पूरी तरीके से हर आदमी धनधान से परिपूर्ण है और खुशहाल जीवन जीता है। इसने सोचा कि इस माता को ही ले चलूं। ये इस माता पे फ्लैट हो गया। अब ये राव दुहड़ ने क्या किया, रात के अंधेरे में एक मंदिर में गया और माता की मूर्ति उठा ली और चक्रेश्वरी माता को कर्नाटक से और किस क्षेत्र में ले आया? मारवाड़ का क्षेत्र में। ये बाड़मेर भी आता है आज। इस मारवाड़ में बाड़मेर जो जिला है, इस बाड़मेर जिले का एक गांव है, उस गांव को बोलते हैं नगाना गांव। कौन सा गांव? नगाना गांव। बाड़मेर जिले का नगाना गांव में, उस नगाना गांव में इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को इसने नागनेची माता के नाम से क्या करा दिया? स्थापित। ये नागनेची माता आज राठौड़ वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी। कोई भी राजा हो अपने वंश की स्थापना करता है तो राठौड़ वंश की स्थापना तो राव सिया ने की थी, इसलिए यह संस्थापक कहलाता है। पर वो अपनी राजधानी भी बनाएगा, वंश के राजा कोई ना कोई, और तो साथ साथ अपनी कुल देवी का क्या बनाता है? मंदिर। राजपूत किसी की पूजा करना बंद कर दे परंतु अपनी कुल देवी की पूजा करना बंद नहीं करता। तो ऐसे ही इस राव दुहड़ जो था, इसने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को कर्नाटक से ले आया और चक्रेश्वरी माता को नागनेची के नाम से राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में पूजा, और इसका मूल मंदिर कहाँ बनवाया इसने? नगाना गांव। आज कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। ये जो नगाना गांव है, यहाँ तो इसका मूल मंदिर है, परंतु वर्तमान एक प्रसिद्ध मंदिर है जो आज मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, नागनेची माता का। नागनेची के अलावा चामुंडा माता का मंदिर भी है। आज नागनेची माता का प्रसिद्ध, जहाँ नागनेची माता के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो प्रसिद्ध मंदिर तो है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, परंतु आपसे पूछे कि नागनेची माता का मूल मंदिर कहाँ है, तो मूल मंदिर है नगाना गांव, बाड़मेर। क्लियर? दुहड़ तक की कहानी, कोई डाउट नहीं? दुहड़ के बाद यहां राजा जो आए, दुहड़ के बाद जो राजा आए थे इस राठौड़ वंश के अंदर, दुहड़ के बाद जो राजा आया उनमें नाम थे तल्लीनाथ, राव तल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ। ये भी यहां राजा हुए, परंतु इन्होंने ऐसे सामाजिक अच्छे भले काम किए कि ये मरने के बाद लोक देवता के रूप में पूजे गए। आज तल्लीनाथ और मल्लीनाथ दोनों लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं राजस्थान में। इस मल्लीनाथ का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। आज लूनी नदी के किनारे इस मल्लीनाथ का मेला बढ़ता है, और तल्लीनाथ भी आज इसी राठौड़ मारवाड़ के क्षेत्र में जालोर का, इसको औरन देवता बोलते हैं। जालोर का औरन देवता कौन सा है? तल्लीनाथ। और तिलवाड़ा बाड़मेर में विशाल मेला बढ़ता है मल्लीनाथ का, लूनी नदी के किनारे इस मल्लीनाथ का मेला बढ़ता है, राम मल्लीनाथ। ये भी राजगद्दी पर हुए, पर इनके बाद जब राठौड़ वंश में राजा आया उसका नाम था राव बीरम देव। बड़ा खतरनाक था।
ये वीरमदेव जब गद्दी पर आया, जैसे मुसलमानों से सामना किया था राव सिया ने, उसके बाद मुसलमान ज़्यादा ऊपर बढ़ चढ़कर कभी भी उन्होंने उत्पात नहीं मचाया, पर कुछ चंद मुसलमानों के परिवार रह गए थे फिर भी। पर इस वीरमदेव ने जब इस राठौड़ वंश की गद्दी पर आया तो इसने अपनी तलवार उठाई और इस क्षेत्र मारवाड़ के क्षेत्र में पूर्णतः मुसलमानों का खात्मा कर दिया। मारवाड़ को मुसलमानों से मुक्त करने वाला, बिल्कुल मुसलमान मुक्त कर दिया इस मारवाड़ को। वो राजा कौन था? वीरमदेव। फिर वीरमदेव का पुत्र आया। इस वीरमदेव का जो पुत्र था उसका नाम था राव चूड़ा। पूरे इतिहास में 3 चूड़ों का जिक्र किया था मैंने आपसे। एक सीधो चूड़ो जो मेवाड़ में हो, कुंवर चूड़ा, सीधा था बेचारा। औंधो चूड़ो जो मारवाड़ में, ये औंधो चूड़ा है, राव चूड़ा। औंधे औंधे काम किए सब इसने। और एक चूड़ामन भरतपुर में जाटों का क्या है? संस्थापक। भरतपुर के जाटों का संस्थापक है चूड़ामन। पूरे इतिहास को उठाकर देख लो, 3 ही चूड़े मिलते हैं ये, एक कुंवर चूड़ा, एक राव चूड़ा और एक चूड़ामन। चूड़ामन जाटों का संस्थापक है, राव चूड़ा जोधपुर में था मारवाड़ में, और कुंवर चूड़ा जो मेवाड़ में था, जो भीष्म प्रतिज्ञा कर गया, हक होने के बावजूद भी कभी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठा। ये जो औंधा राव चूड़ा था ना, जब ये गद्दी पर आया, हाँ, ये राव चूड़ा जो था, इसका विवाह का रिश्ता आता है गुर्जर प्रतिहारों से। गुर्जर प्रतिहारों से इसका विवाह का क्या आता है? रिश्ता। गुर्जर प्रतिहारों में इसका क्या हुआ था? विवाह। इस राव चूड़ा को राठौड़ वंश का वास्तविक क्या बोलते हैं? संस्थापक। ध्यान रखना, संस्थापक पूछे तो राव सिया, पर वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन होगा? राव चूड़ा। क्योंकि राव चूड़ा का विवाह का रिश्ता आया गुर्जर प्रतिहारों से। जब गुर्जर प्रतिहारों से राव चूड़ा के विवाह का रिश्ता आता है और राव चूड़ा गुर्जर प्रतिहारों में विवाह करने गया, तो विवाह में दहेज के रूप में इसको एक स्थान दिया था। जैसे आजकल अपनी छोरी को ब्याह करें तो एक फ्लैट दे देना बन, है ना, बढ़िया सामान, सट्टो, जेवर, गुठो जो भी है वो देते हैं। ऐसे ही उस समय क्या होता था कि कोई ना कोई क्षेत्र दे दिया जाता था, कोई दुर्ग दे दी जाती थी। तो ऐसे विवाहों में ये संबंधों के लिए दहेज की प्रथा उस समय भी थी। तो गुर्जर प्रतिहारों से जब ये दामाद बना गुर्जर प्रतिहारों का, तो राव चूड़ा को जोधपुर का एक प्रसिद्ध स्थान था जिसको बोलते हैं मंडोर। मंडोर आज जोधपुर में पड़ता है। ये मंडोर इसको दहेज में दिया था, भेंट में दिया था। और इस मंडोर को सबसे पहले इस राठौड़ वंश की प्रारंभिक इसने क्या बना दिया? राजधानी। तो क्लियर, वंश भी स्थापित हुआ, कुल देवी का मंदिर दुहड़ ने बनवाया, और मंडोर को राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? वास्तविक रूप से इस राजधानी बनी तो वास्तविक रूप से स्थापित कर दिया इस राठौड़ वंश को। वो राजा कौन हुआ? इसको सबसे प्रारंभिक राजधानी बना दिया किसने? राव चूड़ा ने। सबसे प्रारंभिक राजधानी राठौड़ वंश की मंडोर है। मंडोर राजधानी से बाद में राव जोधा के समय जोधपुर बसेगा। 1459 में जोधपुर बना और जोधपुर में मेहरानगढ़ क्या बनेगा? दुर्ग। उस मेहरानगढ़ दुर्ग से राजधानी आएगी राव जोधा के शासनकाल में। इससे पहले राजधानी कहां से चलेगी? इस राव चूड़ा जो था, इस राव चूड़ा के 3 संतान हुई। सबसे बड़ा पुत्र था रनमल, दूसरे नंबर का पुत्र था जिसका नाम था काना, और बीच वाली ये बहन थी हंसाबाई। ये राव चूड़ा अपनी पुत्री हंसाबाई के विवाह का रिश्ता मेवाड़ में राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए भेजता है। इधर काना की जो माता थी, मतलब इस राव चूड़ा की जो पत्नी थी, एक पत्नी का पुत्र तो रनमल था और दूसरी पत्नी का पुत्र कौन था? काना। ये काना की जो मां थी ना, उस काना की मां से एक का नाम चांद कंवर था, एक का नाम किशोरी देवी था, ठीक है ना।
चांद कवर से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। कौन? रावचूड़ा। ज़्यादा मोहित रहता था किस पे? चांद कवर पे। तो चांद कवर, अब लुगाई को अगर ये चीज़ कमजोरी हाथ लग जाए ना तो उसका फायदा जरूर उठाती है। चांद कवर ने, वही चांद के टुकड़े ने ऐसा माहौल घुमाया मारवाड़ में कि इसने छोटा पुत्र जो अयोग्य था उसको राजगद्दी दिलवा दी। रावचूड़ा ने चांद कवर के कहे अनुसार कान्हा को राजगद्दी दे दी, जबकि हक किसका था? अब रनमल में तो एलर्जी होनी थी ना। अब रनमल ने और इधर अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ में कुंवरचूड़ा के लिए भेज दिया। रनमल के हाथ कुछ नहीं लगा। रनमल ने सोची कि यार तो बाप निकम्बो निकल गो, इसने तो कुछ नहीं दिया, अब क्या करूं। ये चला अपनी बहन के पास, हंसाबाई के पास, कि बहन मैंने सुना है कि पिताजी ने तेरा रिश्ता कर दिया। हाँ, बात तो मेरे सामने भी आ गई कि कोई मेवाड़ में राजकुमार है कुंवरचूड़ा, उसके साथ विवाह रिश्ता भेजा है। कि क्या करेगी तू उसके साथ विवाह करके? ये क्यों? उसके पास क्या है? कुछ नहीं। मेरी एक सलाह है, अगर बहन तू मान जाए तो तू भी बता कि मेवाड़ में वो तो राजकुमार है, उसके पास क्या है? कुछ नहीं। अगर मैं मेवाड़ के महाराणा से ही तेरा विवाह करा दूं तो? हंसाबाई ने घुमा के एक ही दियो, गाल खींच के नहीं, कि तू भाई है कि कसाई है? 80 वर्ष की आयु के एक अधेड़ उम्र के राजा के साथ तू मेरे शादी करा रहा है? यो बहन तू समझ तो सही, शादी में क्यों करा रहा हूं उसका रीजन तो सुन। कि उस 80 वर्ष के जो अधेड़ राजा है, पूरी सल्तनत उसके हाथ में, पूरा राजदरबार उसके हाथ में, जितनी भी फॉर्च्यूनर और ऑडी गाड़ी है ना वो सब उसी के पास है। उसके पास क्या है? कुंवरचूड़ा के पास कुछ नहीं। अगर उससे विवाह करेगी तो तू वहां राज रानी बन के जाएगी, और 80 को तो हो ही गया, 2-5 साल और जिएगा बस। और 2-5 साल क्यों, अपन दोनों चलते रहे, कड़ेस कर करके मार देंगे। और मैं चलूंगा तेरे संग दहेज में, क्योंकि मेरे पास मारवाड़ में अब कुछ है ही नहीं, मेवाड़ में। और राज तिलक किसको कराएंगे? तेरे जो पुत्र होगा ना, उस पुत्र का मेवाड़ की गद्दी पर राज तिलक कराएंगे। ये पहले ही दोनों बहन भाई प्लानिंग करके आए। हंसाबाई ने सोची कि बूढ़ हो 2-4 साल में, पर राजमाता बनेगी हंसाबाई, और पुत्र मोकल को क्या दिलवा दी? गद्दी। रनमल पूरा राजपाट अडप के वहां राजनीति करने लग गया। आगे चल के कुंभा ने बारमली के हाथ ये रनमल मरवाया था ना, बारमली के हाथ ऐसो सिलटायो कि भागे ही पार पड़ी आके पुत्र राव जोधा को। पूरी कहानी क्लियर है पिक्चर। इधर रावचूड़ा के 3 पुत्रों में रनमल मेवाड़ चला गया, उसके साथ हंसाबाई का विवाह मेवाड़ में हुआ, कान्हा मारवाड़ का राज तिलक हो गया। कान्हा के बाद ये राजगद्दी आगे चली, राव जोधा के पास आई। राव जोधा के 5 संतान हुई, जिसमें राव गंगा भी था और राव बीका भी था। राव बीका, इस राठौड़ वंश का एक झंडा ले जाकर बीकानेर में टांग दिया इसने, और बीकानेर में राठौड़ वंश की खुद के नाम पर क्या कर दी? स्थापना। बचा राव गंगा को गद्दी मिल गई जोधा के बाद। और राव गंगा का सबसे प्रतापी पुत्र, इस राठौड़ वंश का सबसे प्रतापी राजा आएगा, जिसका नाम था राम मालदेव। 1532 से लेकर 1562 तक ऐसा राजा जिसने इतना पराक्रम था कि इतने बढ़िया युद्ध जीते, शेरशाह सूरी तक को हराने की पूरी चेष्टा कर ली थी, परंतु अंततः किस्मत साथ दे गई शेरशाह सूरी की कि शेरशाह सूरी उस युद्ध में जीत तो गया था, परंतु जाते जाते इतना भय व्याप्त कर दिया कि जाते जाते कह गया कि आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को बैठता। तो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में राव जोधा से आगे मारवाड़ को पढ़ेंगे, मारवाड़ में मालदेव को पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको इसकी
अभी आप लोग ग्रुप में जुड़ोगे पूरी PDF आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो पहले आप समझें।